प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर। पिछले वीडियोस में कुछ हमने सेल साइकिल की बात की, तो जिसमें क्रोमोसोमल साइकिल, साइटोप्लाज्मिक साइकिल और जो सिंट्रोसोम साइकिल है उसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी हासिल की। तो अभी हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ सेल साइकिल की। सेल साइकिल की किस तरह से उसकी फंक्शनिंग होती है, किस तरह से उसका रेगुलेशन होता है। तो जो क्रोमोसोमल साइकिल है वो बेसिकली 3 रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, जिनको हम कंट्रोल फैक्टर्स कहते हैं। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये डिफ्यूजिबल प्रोटीन्स हैं, यानी जब इनकी ज़रूरत नहीं होती तब ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं और जब इनकी ज़रूरत होती है तो उनका फॉर्मेशन दोबारा हो जाता है। और ये जो 3 प्रोटीन हैं ये प्रोटीन हैं द एस फेज एक्टिवेटर। तो पहला जो प्रोटीन है, जहाँ मैं कर्सर नोट करता हूँ, एस फेज एक्टिवेटर, जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है, ये क्या करेगा, एस फेज को एक्टिवेट करेगा। तो ये नॉर्मली साइटोप्लाज्म में अपीयर होता है एस फेज के दौरान। और एस फेज में क्या होना होता है, जैसे कि हमें पता है कि एस फेज के अंदर डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो एस फेज एक्टिवेटर का मुख्य काम जो है वो डीएनए के सिंथेसिस को स्टार्ट करना है। सेकंड जो प्रोटीन है वो एम फेज प्रमोटिंग फैक्टर कहलाता है, या जिसे हम एमपीएफ भी बोलते हैं। तो एमपीएफ जो होता है ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये एम फेज को प्रमोट करता है और क्रोमोसोमल कंडेंसेशन को इनिशिएट करता है। तो जैसे हमें पता है कि जब मेटाफेज में क्रोमोसोम, मेटाफेज से पहले ही प्रोफेज के एंड में क्रोमोसोम कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, तो ये जो है क्रोमोसोम की कंडेंसेशन में हेल्प करता है। और तीसरा जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो कहलाता है एम फेज डिलेइंग फैक्टर। ये एम फेज डिलेइंग फैक्टर जो होता है ये एस फेज के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म की, और ये इनहिबिट करता है एमपीएफ के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, यानी कि ये एम फेज को डिले करेगा। तो एम फेज जब एक्टिवेट कब होगी, एम फेज एक्टिवेट तब होगी जब एमपीएफ का प्रोडक्शन होगा। तो इस एमपीएफ प्रोडक्शन, एमपीएफ को रोकने के लिए एमपीएफ डिलेइंग फैक्टर जो है ये जब तक उपस्थित रहेगा तब तक एमपीएफ का प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाएगा। तो इन जो 3 डिफ्यूजिबल प्रोटीन्स हैं इनका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस जो है वो एक लैंडमार्क इवेंट है सेल साइकिल के अंदर। और ये जो है इन 3 फैक्टर्स के अंदर जो रिलेशनशिप है उनकी वजह से जो क्रोमोसोमल साइकिल है वो एक हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्डर के अंदर होता है। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है कि ईच रेगुलेटरी स्टेप डिपेंड्स ऑन द प्रीसीडिंग वन, मतलब हर जो स्टेप है वो पहले वाले स्टेप पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे आपको बताएं कि जो सेल है वो माइटोसिस के अंदर नहीं जा सकती जब तक एमपीएफ का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता। तो माइटोसिस जो है तब शुरू होगी जब एमपीएफ का प्रोडक्शन शुरू होगा। और एमपीएफ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक जो एम फेज डिलेइंग फैक्टर है वो डिसअपियर होगा। तो एम फेज डिलेइंग फैक्टर डिसअपियर होगा तभी एमपीएफ जो है आपके वो अपीयर होगा। और एम फेज डिलेइंग फैक्टर है और एस फेज एक्टिवेटर जो है ये डिसअपियर नहीं होंगे तब तक जब तक कि डीएनए का कंप्लीट रेप्लिकेशन नहीं हो चुका है। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप ही एस फेज एक्टिवेटर और एम फेज डिलेइंग फैक्टर वो डिसअपियर हो जाएंगे और एमपीएफ जो है वो अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है डीएनए सिंथेसिस कैन नॉट एंड अंटिल ऑल द डीएनए हैज रेप्लिकेटेड। तो जब तक पूरे के पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो जाता तब तक आपके एमडीएफ, एम फेज डिलेइंग फैक्टर और एस फेज एक्टिवेटर वो डिसअपियर नहीं होंगे। और डीएनए जो है, डीएनए कैन नॉट बिगिन टू रेप्लिकेट अंटिल डीएनए रेप्लिकेशन ब्लॉक हैज बीन रिमूव। तो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू तब होगा जब एक ब्लॉक होता है G1 फेज के अंदर, जो प्रेजेंट ब्लॉक जो है वो रिमूव नहीं होगा,
तब तक जो है आपके एस फेज शुरू नहीं होगा। इसी तरह से जो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, द सेल कैन नॉट प्रोग्रेस फ्रॉम माइटोसिस इनटू G1 until the chromosomes have separated on the mitotic spindle। तो जब तक क्रोमोसोम्स का सेपरेशन नहीं हो जाता, वो पोल्स पे नहीं पहुंच जाते, तब तक नेक्स्ट सेल साइकिल का G1 फेज जो है वो स्टार्ट नहीं होता। तो इसके बाद इसमें अगर हम बात करें कि जो MPF है, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, ये एक लार्ज साइज प्रोटीन है जो दो सब यूनिट्स का मिलकर बना होता है। एक जो सब यूनिट है वो कहलाती है इनर्ट सब यूनिट, और दूसरी जो सब यूनिट है वो कहलाती है काइनेज सब यूनिट। ये जो काइनेज सब यूनिट है ये एक्टिवेट करती है इनर्ट सब यूनिट को बाई फॉस्फोरिलेशन। तो ये इसको फॉस्फेट देकर काइनेज जो है इनर्ट सब यूनिट को एक्टिवेट कर देगी, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है सेल्फ एक्टिवेशन। मीन्स खुद ही MPF का एक पार्ट जो है, एक सब यूनिट है, वो दूसरी सब यूनिट को एक्टिवेट कर रही है। तो इस प्रकार का जो फैक्टर है वो आपके कहलाता है इनर्ट सब यूनिट। अब इसमें अगर हम बात करें इनर्ट सब यूनिट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो MPF जो काइनेज है ये फॉस्फोरिलेट करता है सेवरल सब्सटेंसेस को, जो हिस्टोन H1 को भी ये फॉस्फोरिलेट करता है। और हमें पता है कि जो हिस्टोन्स हैं वो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन में, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो इन ए वे ये जो है आपके, ये एक कॉम्प्लेक्स इवेंट्स के माइटोसिस को इनिशिएट करता है। और इसमें इन कॉम्प्लेक्स इवेंट में एक इवेंट है न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन होना और साइटोस्केलेटन के अंदर होने वाले चेंजेस। तो ये दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हैं MPF रेगुलेट करता है। साथ में एक तो न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन होना और दूसरा साइटोस्केलेटल चेंजेस जो हो रहे हैं, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बारे में अभी हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जो डिसोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग माइटोसिस, तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका प्रोफेज के अंदर ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है और टीलोफेज के अंदर जो है उसका रीअसेंबलिंग होती है, यानी दोबारा से उसका फॉर्मेशन होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली दो डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है और एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके साथ इसके अंदर और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसकी जो इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी वो साइड जो साइटोप्लाज्म को फेस कर रही होती है, वहाँ पे एक न्यूक्लियर लेमिना, लेमिन प्रोटीन्स की एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। और इस लेयर का जो फंक्शन है, इस लेयर का फंक्शन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है वो है इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स। तो एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे लगभग 4000 जो हैं न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मटेरियल का एक्सचेंज करता है। तो प्रोफेज में क्या होता है, कई सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो MPF के द्वारा फॉस्फोरिलेटेड हो जाते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि MPF जो है बहुत सारे प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेशन और जो रिकंस्ट्रक्शन है वापस फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन के द्वारा न्यूक्लियर एनवेलप का डिसइंटीग्रेशन और वापस फॉर्मेशन, ये इनके द्वारा होता है। तो फॉस्फोरिलेशन ऑफ लैमिन प्रोटीन्स जो होता है वो occur at many different sites in each polypeptide chain and cause them to disassemble। तो पहले जैसे जो लेमिन प्रोटीन है इनके फॉस्फोरिलेशन से डिसअसेंबल हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियर लेमिना है वो डिसरप्ट हो जाएगा और वो डिसअपियर होगा। जैसे ही न्यूक्लियर लेमिन जो है, आपके जो लेमिन प्रोटीन्स हैं वो डिसअसेंबल हो जाएंगे, इसके बाद क्या होगा,
इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट सिग्नल्स जो न्यूक्लियर एनवलप है वो छोटे छोटे वेसिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और एक मॉल 1977 ने रिपोर्ट किया कि 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग 4,500 न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्सेस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं वो भी ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर पोर्स डिसअपियर हो गए लैमिन प्रोटीन्स के फॉस्फोरिलेट होकर डिसअसेंबल होने से, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो हैं वो वेसिकल की फॉर्म में डिसअपियर हो जाती है। तो अब जैसे सेल मेटाफेज और एनाफेज में एंटर करती है तो कई सारे प्रोटीन्स जो होते हैं जो अर्लियर फॉस्फोरिलेट हुए थे वो डी फॉस्फोरिलेट होते हैं। तो उनके डी फॉस्फोरिलेशन होने से क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेसिकल्स जो हैं वो वापस फ्यूज होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देते हैं, और इस प्रोसेस के द्वारा जो है न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो रीअसेंबल होंगे, डीफॉस्फोरिलेटेड लैमिन्स जो हैं वो वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स पे एसोसिएट हो जाएंगे और उसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन के द्वारा एमपीएफ जो है वो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और लैमिन प्रोटीन्स जो है उनको डिसोशिएट करता है और वापस रीएसोशिएट करने में हेल्प करता है। तीसरा जो पार्ट है साइटोस्केलेटन का क्या रोल है माइटोसिस में, तो बहुत एक्टिव रोल जो है ये प्ले करती हैं साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स, और ये अपीयर होती हैं जो है आपके एम फेज के अंदर, प्रोफेज के बाद ही ये अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। एंड द फर्स्ट साइटोस्केलेटन टू बी फॉर्म्ड इज अ बाइपोलर माइटोटिक स्पिंडल, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और उसके साथ कई एसोसिएटेड प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, और इनका जो फंक्शन होता है वो डॉटर क्रोमोसोम्स को पोल की तरफ मूव करने का होता है। दूसरी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो एम फेज में रिक्वायर्ड होती हैं वो है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, तो जैसा मैंने साइटोकाइनेसिस में आपको बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है जो एक्टिन मायोसिन की तरह कार्य करती है, और साइटोकाइनेसिस में एक सेल को दो सेल्स के अंदर विभाजित करने का कार्य करती है। तीसरा जो साइटोस्केलेटल कंपोनेंट है वो है एक मैशवर्क, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का मैशवर्क है जो इंटरफेस न्यूक्लियस को घेरे हुए रहता है। तो ये एक्चुअली में उसको स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। तो ऑल दीज थ्री साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स कौन कौन से, एक तो जो इंटरफेस न्यूक्लियस को सराउंड किए हुए हैं, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की फॉर्म में साइटोकाइनेसिस में हेल्प करते हैं, और तीसरे जो क्रोमोसोम्स की पोलवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल साइकिल के अंदर। तो वंस द सेल साइकिल माइटोसिस कंप्लीट हो गई, तो अब हम बात करें कि माइटोसिस के सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो माइटोसिस जो है पहला, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर साइज। तो कोशिका जो है जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जैसे बढ़ने लगते हैं तो वो डिवाइड होकर दो कोशिकाओं में बराबर साइज की वापस उसको, तो उनको मेंटेन, साइज को मेंटेन करने में हेल्प करती है। Second important significance of mitosis is it helps in maintenance of an equilibrium in the amount of DNA and RNA in the cell. अगर केवल डीएनए रेप्लिकेशन होता रहे और साइटोकाइनेसिस नहीं हो तो जो इक्विलिब्रियम है डीएनए और आरएनए का, तो मतलब डीएनए की मात्रा हर कोशिका विभाजन के बाद बढ़ती चली जाएगी, तो ये जो इक्विलिब्रियम है डीएनए और आरएनए का वो उसमें जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा, तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तीसरा फंक्शन है इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड बॉडी। तो जैसे जितने भी ग्रोइंग जो ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करता है, बच्चे से जब हम जवान होते हैं तो हमारे सब ऑर्गन्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, उनका आकार बढ़ता है, हमारी जो बॉडी का आकार बढ़ता है। ये सब जो है माइटोसिस के द्वारा कोशिका विभाजन होने के पश्चात ही हमारे जो ग्रोथ है वो होती है। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है ओल्ड एंड डिकेइंग डेड सेल्स जो होती हैं वो माइटोसिस उनको रिप्लेस करती है, तो उनको लाइसोसोम डिसॉल्व कर देगा और उनकी जगह
जो एडजेसेंट सेल्स हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करके जो है उसको रिप्लेस कर देंगे। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है इनका कि जैसे कहीं कोई इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी को हील करने में भी माइटोटिक डिवीज़न जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो पार्ट है डैमेज सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी और उनकी जगह जो नई सेल्स हैं वो उसको रिप्लेस कर देती हैं। तो आसपास की सेल्स वो माइटोटिकली डिवाइड करके उन डेड सेल्स की जगह ले लेंगी, जो इंजर्ड सेल्स हैं उनकी जगह ले लेंगी। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइटोसिस जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता है। इसी तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी चाहे वो आपके oogenesis है चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस है, तो नंबर इंक्रीज करने के लिए तो जो स्पर्म मदर सेल है और जो आपकी ओवम मदर सेल है वो सबसे पहले माइटोटिकली डिवाइड करेगी नंबर इंक्रीज करने के लिए, और फिर उनके अंदर जो मियोटिक डिवीज़न है जिसके बारे हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, तो उनके बारे में मियोटिक डिवीज़न जो है वो उसके बाद होता है। एक और इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है क्लीवेज ऑफ एग ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स माइटोसिस। तो जो क्लीवेज है दैट इज जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक सेल से दो सेल जो हमारा जाइगोट है उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बनना दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ माइटोसिस। तो माइटोटिकली डिवाइड होकर ही वो आगे इसमें वो करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि माइटोटिक स्पिंडल जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, और फिर इसके बाद कि मियोसिस जो होती है, मियोसिस जो है आपके किस प्रकार से मियोसिस का प्रोसेस होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।